नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों याद रखना, इस बार सिलेक्शन लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो पूरी मेहनत से हर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है, यानी कि भारत का सेना का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है साथियों। ऑप्शन ए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। तो दोस्तों सेना का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार उसका नाम है परमवीर चक्र। याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है और परमवीर चक्र ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए कलारी पट्टू, छठ पूजा, भवाई, कथकली। तो साथियों इन सभी में क्लासिकल डांस कौन सा है, ये है कथकली, जो कहाँ का, ये केरल का एक फेमस डांस है। कथकली कहाँ का, ये केरल का फेमस डांस है। बात करें साथियों और अन्यों की, जो कलारी पट्टू है ये केरल का एक मार्शल आर्ट है। क्या है सर, कलारी पट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। कहाँ का है, केरल का है मार्शल आर्ट। याद रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं मैं छठ पूजा, साथियों छठ पूजा बिहार का फेस्टिवल है। कहाँ का सर, बिहार का फेस्टिवल है, जिसमें भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं, नदी में पानी चढ़ाते हैं, ये आप जानते हैं। बात करते हैं साथियों भवाई, जो भवाई जो फेस्टिवल है कहाँ का, ये राजस्थान का बहुत फेमस, ध्यान रखना बहुत फेमस डांस है राजस्थान का भवाई। अगर गलती से भी भवाई आता है भवाई इस तरीके से, तो याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करनी है। ये गुजरात का है भवई और भवाई कहाँ का, राजस्थान का है। दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी है। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई गलती हो, तो भवई गुजरात का होगा और ये भवाई राजस्थान का है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये प्रश्न आपके सामने आ गया जी सर। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो जो हमारा देश जब आजाद हुआ था उस टाइम पर सी राजगोपालचारी को पहला गवर्नर जनरल बनाया, इस बात को भी याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सी राजगोपालचारी करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान पुरुष भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। साथियों ध्यान देखना है, जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री थे, इनको भारत रत्न सबसे पहले मिला था। अगर हम बात करें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न, जो कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड है, वो किसको मिला था, वो मिला था इंदिरा गांधी जी को मिला सबसे पहले महिला में। और जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको इंदिरा गांधी को मिला। अगर बात करते हैं पहला मरणोपरांत जो अवार्ड था वो किसको मिला था, वो मिला था लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनको मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, याद रखिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। नेक्स्ट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे। ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, आपने शायद ही पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, ऑप्शन ए एस एन जोशी, पी सी जोशी, वी डी सावरकर, आर सी मजमूदार। तो साथियों 1857 की एक पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लेखक थे वी डी सावरकर जी, जो कि एक बहुत महान प्रसिद्ध व्यक्ति थे वी डी सावरकर, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार में एक नेशनल पार्क भी है, जिनका नाम है बी डी सावरकर नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो दोस्तों जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, उसका नाम है साथियों, ऑप्शन ए समांतर रेखा, उष्णकटिबंधीय रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है उसके मध्य से गुजरने वाला जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं विषुवत रेखा को। और लेकिन भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं, ये आपको लिखना है कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार आया है। ऑप्शन है नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। तो साथियों हजार झीलों की भूमि कहते हैं फिनलैंड कंट्री को, जो कंट्री है फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं साथियों, आशा है कि यहां तक आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्राकृतिक गैस का
सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है? तो साथियों ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट बनता है। ऑप्शन है रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो साथियों सर्वाधिक मात्रा में जो नेचुरल गैस है वो कहाँ पर, वो रूस कंट्री में है। ये भी याद रखिए कहाँ पर, रूस में है। और भारत रूस से ही सर्वाधिक मात्रा में नेचुरल गैस खरीदता है, याद रखिए इस बात को। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, हिमालय, पारसनाथ, बेलुगा। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है, नेपाल में है, जो कि भारत के जस्ट ऊपर ही है और हिमालय के ऊपर लगता है। तो माउंट एवरेस्ट एकदम सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे हाईएस्ट। और याद रखना नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सागर माता के नाम से जानते हैं, सागर की माता माउंट एवरेस्ट में। बहुत इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है वर्तमान में? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर, श्री सी आर पाटिल। साथियों तो वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्री है उनका नाम है श्री सी आर पाटिल, जो है वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है। बात करते हैं अगले प्रश्न की नेक्स्ट, कि वर्तमान में संचार मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो साथियों इसका राइट आंसर है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो वर्तमान में संचार मंत्री भी हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भी हैं। आगे बढ़ते हैं, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा इस पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं ऑप्शन ए अशोक के, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आता है, ये भी याद रखिए। और मेगास्थनीज की एक फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के जितने भी साम्राज्य था उसके बारे में वर्णन इसमें मिलता है, इंडिका में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? यानी कि जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय वो कौन सा था? ऑप्शन है नालंदा, वैशाली, गांधार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर तो हर कोई जानता है, जो कि नालंदा, जो कि बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है, जिनको जला दिया गया ये आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कौन बता सकता है इसको भाई साहब? ऑप्शन ए बहुत इंपोर्टेंट भी है, ऑप्शन ए 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर, 5 जून। तो साथियों नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को हर साल। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, कि भारत के संविधान, भारत जो संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है? सब कोई जानते हैं कि भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन संविधान को लिखने वाले कौन थे हाथों से? ये आपसे कह रहा है। ऑप्शन ए कन्हैया लाल मानकेलाल मुंशी, बाल साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो साथियों भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मतलब अपने हाथों से भारत के संविधान को लिखा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसका प्रारूप तैयार किया था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? देखिए ऑप्शन ए शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक है, सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, यानी कि ये भी एकदम करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां, ये रॉन्ग है भाई साहब, ये रॉन्ग है। पंडित रविशंकर सितार वादक, सही है। जो ऑप्शन डी भी हमारा सही है, क्योंकि इनको भी, ये भी सितार वादक है और इनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला है पंडित रविशंकर को, याद रखिए। अब आप कहोगे सर जो बिस्मिल्लाह खां है अगर वे तबला वादक नहीं है तो कौन है? तो साथियों बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, जो कि इनको शहनाई बजाने के लिए भारत रत्न अवार्ड मिला है, बहुत ही फेमस थे इसलिए इनको भारत रत्न अवार्ड मिला है दोस्तों, ठीक है। बात करें तबला वादक कौन है, तो तबला वादक देखिए जाकिर हुसैन है, पंडित रवि वो सॉरी शिव कुमार शर्मा, इन दोनों व्यक्ति जो हैं वो क्या है, तबला वादक हैं, याद रखिए जाकिर हुसैन
और शिव कुमार शर्मा, दोनों ही तबला वादक हैं। आगे बात करते हैं संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया। तो साथियों, संगीत का जो यंत्र है तबला, उसका प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। ये प्रश्न का याद हुई, आंसर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। चलिए अगला प्रश्न, ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद, वीणा। तो सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है वीणा, जिसको माँ सरस्वती अपने हाथों से बजाती हैं। तो कमेंट में सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम तो लिखिए लिखिए, अगर आपको पेपर में पास होना है, क्योंकि माँ के बिना कुछ भी संभव नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए मंगलाचरण, थिल्लाना, बट नृत्य, धरिजाम। तो साथियों, भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है उससे संबंधित वर्ड जो है उसका नाम है थिल्लाना। अब क्यों पढ़ते हैं, थिल्लाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। ठीक है, जो लास्ट में करते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब। तो साथियों, जो पंथी डांस है वो कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का एक फेमस डांस है पंथी, याद रखिए, पंथी छत्तीसगढ़ का एक फेमस डांस है पंथी। आगे बढ़ते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से रूप जुड़े हैं। तो याद रखिए, ऑप्शन ए बांसुरी, मैंडोलिन, सहनाई, गिटार। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, 100% कह रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो एग्जाम में बैठना, तब मालूम पड़ेगा, यही प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न पूछता है बार बार। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादक से, एक फेमस बांसुरी वादक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था। ऑप्शन ए श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर, आशा भोसले। तो साथियों, ए मेरे वतन के लोगों ये फेमस सॉन्ग है जो कि लता मंगेशकर द्वारा गाया गया। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला था साथियों, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट बनता है, इसलिए इससे प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश की, जो पड़ोसी देश भूटान है, उसकी राजधानी का नाम क्या है। इसको कौन नहीं बता सकता, थिम्पू, ढाका, बीजिंग, पारो। देखिए, तो भूटान की राजधानी क्या है, इसमें थिम्पू है। बात करते हैं ढाका। ढाका जो कंट्री जो जो राजधानी है वो किसकी है, वो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की है। ठीक है, बात करते हैं बीजिंग। बीजिंग किसकी है, चीन की बीजिंग है, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, जो ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर है वो कहां पर, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर। तो साथियों, ब्रह्मपुरेश्वर जो मंदिर है, टेम्पल है, कहां पर, ये तमिलनाडु का एक फेमस टेम्पल है ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर अवार्ड 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए आर रहमान, आशा भोसले, लता मंगेशकर, गुलजार। तो साथियों, ए आर रहमान को सन 2009 में सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड मिला था, याद रखिए, और गीत के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है। आपके सामने ऑप्शन है गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव, माथो नारंग। तो साथियों, देखिए, राजस्थान का जो बूंदी फेस्टिवल है बहुत इंपोर्टेंट राजस्थान का है, इस बात को याद रखिए। बूंदी फेस्टिवल कहाँ का, ये राजस्थान का एक फेमस फेस्टिवल है। बात करते हैं गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ का सर, ये महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का। बात करें साथियों बोनालू, बोनालू कहाँ का, तेलंगाना का, बोलांगू कहाँ है। अब याद रखना है, जो बोनालू फेस्टिवल है इसमें महाकाली, जो देवी माँ काली है, इनकी पूजा करते हैं, और तेलंगाना का है, याद रखिए इस बात को भी। ठीक है, तेलंगाना का है, उसमें देवी माँ काली की पूजा होती है इसमें। बात करते हैं आगे, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कोणार्क नृत्योत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, जो कोणार्क डांस फेस्टिवल है ये कहाँ का, ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। तो कोणार्क डांस कहाँ का, ये है उड़ीसा का। तो ये फेस्टिवल भी याद रखिए, ये डांस भी है और फेस्टिवल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में
नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2016, 2015, 2018, 2017। तो साथियों, योजना आयोग को, भारत की जो योजना आयोग थी, जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, उसको योजना आयोग कहते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया था, ये भी आप याद रखिए। 2015 में नीति आयोग इसका नाम रखा था, ठीक है, नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो साथियों, ऑप्शन ए मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। जो वर्ली चित्रकला है साथियों, ये कहाँ की? ये महाराष्ट्र की एक फेमस चित्रकला है, जिसका एग्जाम में हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में आया था प्रश्न, याद रखिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए नए बांध बनाने के लिए, गंगा नदी की कायाकल्प और संरक्षण करना। ऑप्शन सी गंगा के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, गंगा पर नए पुलों का निर्माण करना। तो साथियों, नमामि गंगे मिशन का जो लक्ष्य था, उसका लक्ष्य है गंगा के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 कहां पर? पेरिस फ्रांस में हुए थे, ये आप जानते हैं। बात करते हैं जो पुरुष फेंक में जो नीरज चोपड़ा जी हैं, जो कि फेमस भाला फेंक हैं, यानी कि जेवलिंग थ्रो बोलते हैं अंग्रेजी में, इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था 2024 में, सिल्वर मेडल। ठीक है, याद रखिए इस पर, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, क्योंकि हाल ही में हुए, अगस्त में हुए शायद, याद रखिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? ये प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, अहमद सहरावत, सुशील कुमार। तो साथियों, सबसे कम उम्र के जो पदक विजेता है, उनका नाम है अमन सहरावत, जिन्होंने हाल ही में पदक जीता था, याद रखिए इस बात को, ओलंपिक में जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2026 टोक्यो, 2028 लॉस एंजलिस, 2030 पेरिस फ्रांस, 2028 न्यूयॉर्क अमेरिका। तो साथियों, अगली वाले जो ओलंपिक होंगे, अभी 2024 में हुए, अब 28 में होंगे। प्रति 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं, याद रखिए इस बात को, 4 साल में एक बार होते हैं। अब की बार 2028 में होंगे और लॉस एंजल्स में होंगे, याद रखिए इस बात को, 2028 लॉस एंजल्स में होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। इनके जन्म दिवस पर हर साल 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, और इन्हीं को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्योत्सव मनाते हैं? ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो साथियों, हम्पी जो डांस फेस्टिवल है, ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का फेमस डांस फेस्टिवल है। अगर बात करते हैं हम्पी, हम्पी एक शहर भी है, ये याद रखिए, जो कर्नाटक में है, ये भी याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1919, 1920, 1922, 1923। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती, याद रखिए इस बात को। चलिए अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो साथियों, महात्मा गांधी, जो कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार है। इनकी पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका मतलब क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की एक फेमस पुस्तक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो साथियों, माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा सही है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, पहली बार परमाणु बॉम्ब कहां फेंका गया था? ऑप्शन ए नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। तो साथियों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़ा था, जिससे कि वहां पर कई बच्चे, बड़े बूढ़े, सबकी हत्या हुई थी, याद रखिए इस बात को। आगे चलते हैं,
अफ्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासन काल में थी? तो अफ्ट प्रधान जो है यानी कि 8 महान तेलुगु कवि, जो 8 कवि थे और कहाँ के, तेलुगु जो भाषा इसके कवि थे, 8 महान कवि, वो किसके दरबार में थे? तो उसका राइट आंसर जो महाराज कृष्णदेव राय थे, जो कि विजयनगर के एक फेमस और प्रसिद्ध और निडर शासक थे, उनका नाम था कृष्णदेव राय। इनके शासन काल में 8 तेलुगु कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति, जिसको ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं, किससे संबंधित है साथियों? ये इसका राइट आंसर मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति, इसका प्रश्न बहुत आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन ही नहीं बचे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।